तवज्जो काम पे। शी फोकसेस ऑन द पॉजिटिव। क्या हुआ उमर? उमर बड़े हंस खेल रहे हो, खैरियत है उमर? उमर, मेरी ताई अम्मा ऐसे हंसती थी। हाँ जी, खैरियत से हंस रहे हो? इतना क्यों हंस रहा है ये इतना? उमर क्या हुआ? यार नहीं आप बहुत ज्यादा किलकिला गए हो, बहुत ज्यादा आपको खुशी हुई, जैसे आपका प्लाट निकल आया हो कहीं पे डीएचए में। क्या हुआ वैसे, नहीं बताओगे? नॉन शेयरेबल बात है। तो फिर बता लो चलो। चले अब नोट्स पे आ जाते हैं। आज हम एच टी टी पी और HTTPS का फर्क, हमने कल लास्ट क्लास में बात की थी। दीज आर प्रोटोकॉल्स, जैसे किसी भी जगह के प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर आपने गैरिजन में जाना है तो पहले से अंदर से इतला हो चुकी होनी चाहिए, जिसको मिलने जाना है उसके घर से मैसेज या कॉल आ चुकी होनी चाहिए गेट पे। और वो आपका CNIC नंबर या गाड़ी नंबर बताते हैं, तो आप वही सेम गाड़ी के साथ, जैसे हमारा इन ड्राइव का प्रोटोकॉल है, आप गाड़ी नंबर, ड्राइवर का नाम, सारा कुछ टैली करते हैं, फिर आप इन ड्राइव ट्रेवल करते हैं। इसी तरह इंटरनेट के भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इंटरनेट यूज करने के भी कुछ। क्योंकि डेटा शेयरिंग हो रही है, देखो जब आप google.com खोलते हो तो ये वेबसाइट उसी जगह से आ रही होती है, उसी जगह से ये वेबसाइट का डेटा आ रहा होता है जहां पर गूगल ने सारी दुनिया के लोगों के जिनके भी ईमेल एड्रेसेस बनाए हैं उनकी ईमेल्स का डेटा स्टोर रखा हुआ है। ये वही जगह है जहां पे लोगों ने अपनी ड्राइव्स बनाई हुई हैं और ड्राइव्स में सारा डेटा है, उनकी पर्सनल चीजें हैं, उनके ऑफिस की चीजें हैं। दिस इज अ लॉट। अगर खास प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होगा तो वो डेटा वल्नरेबल हो सकता है, तो इसलिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं। शुरू में सिर्फ HTTP चलते थे, फिर HTTPS आने शुरू हुए, और आजकल सिर्फ HTTPS ही चलते हैं। फर्क उन दोनों में क्या है? लफ्ज HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। आप असल में जो टेक्स्ट हम यहां से भेजते हैं ना, वो टेक्स्ट नहीं जाता, वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है किसी हाइपर टेक्स्ट में, जो ज्यादा तेजी से जाते किसी खास कोड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कोड ट्रांसफर कैसे होना है, उसका क्या प्रोटोकॉल है, किस ट्रेन, बस, गाड़ी या जहाज में उसने जाना है तार के जरिए से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, किस फॉर्म में उसने ट्रेवल करना है कि वो रीडेबल हो। देखिए, हर सॉफ्टवेयर का अपना एक तरीका है काम। एक्सेल में एक फाइल बनी हुई है, उसको आप वर्ड में कॉपी करें, वैसी नहीं आती जैसी एक्सेल में आती है। कि वैसी आती है? वर्ड की किसी चीज को आप एक्सेल पे कॉपी करें, वैसा नहीं आता जैसा वर्ड पे था। है ना ऐसे, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का अपना प्रोटोकॉल है। इंटरनेट में लेकिन कॉमन प्रोटोकॉल सारे फॉलो करते हैं, जैसे सिस्टम इंटरनेशनल वाला निजाम है। अपने घर में आप जो पुत्र, तू क्यों नहीं पढ़ता यार? तुझे क्या मसला क्या है यार? तुझे जो कोई बीमारी है कोई? तेरा इलाज कराए किसी से? पढ़ना नहीं यार, तूने जिंदगी में यही करना है सिर्फ। जिस तरह से बेटे हम लोग क्या करते हैं, अ, जो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर डेटा नहीं जाता, जैसे सिस्टम इंटरनेशनल है, कहता है जी आप अमेरिका में रहते हैं, आप लेंथ को इंचों में मेजर करते हैं, आप लेंथ को मेजर करते हैं फुटों में, यार्ड्स में। आप इंग्लैंड रहते हैं, आप मीटरों और किलोमीटरों में करते हैं। आप पाकिस्तान रहते हैं, आप किसी और तरीके से करते हैं। वी डोंट केयर। जो आपने रिसर्च पेपर लिखना है तब एक स्टैंडर्ड वही यूज होना, तब लिखने का तरीका तक यहाँ तक फिक्स्ड है। आप जब बड़े होंगे रिसर्च पेपर लिखेंगे, यहाँ तक फिक्स्ड है कि स्पेस कितनी डालनी है वर्ड्स के दरमियान, लाइंस के दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए आपके टेक्स्ट में, फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल करना है, बोल्ड क्या करना है, यहाँ तक फिक्स्ड है। आपने नीचे रेफरेंस कैसे देना है, पहले राइटर का नाम लिखना है या पहले जर्नल का नाम लिखना है जिस बुक से आपने उठाई है बात। इतनी चीजें फिक्स होती क्यों? ताकि एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाए, तो वो बाद में हर जगह इस्तेमाल हो जाए, कोई आइडेंटिफाई कर सके ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इसी तरह इंटरनेट में भी हुआ, वही प्रोटोकॉल्स गूगल क्रोम इस्तेमाल करता है, वही प्रोटोकॉल्स इंटरनेट एक्सप्लोरर इस्तेमाल करता है, वही प्रोटोकॉल्स मोजिला फायरफॉक्स इस्तेमाल करता है, वही प्रोटोकॉल्स सफारी इस्तेमाल करता है। पहले HTTP होते थे, डेटा सेंड बिटवीन योर ब्राउजर एंड द सर्वर
is sent as plain text. This means if a third party intercepts the data, they can read sensitive information. जी. एक जगह पर ये फोन लगा हुआ है, ये रिसीवर बनाया मैंने अपनी तरफ से। ये तार वाला फोन है, लैंडलाइन। ये किसी और के साथ बात कर रहा है। इन दोनों की आपस में बात हो रही है। मैं चाहता हूँ उस बात को सुन ली। हमदान साहब इधर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? मैं चाहता हूँ उस बात को सुन लो। कैसे सुन सकता हूँ? ये तार हजारों किलोमीटर दूर फैली हुई है। एक बंदा पिंडी में रहता है, दूसरा कराची में रहता है, लैंडलाइन फोन पे बात कर रहा है। मैं चाहता हूँ मैं इस बात को सुन लूं। कैसे सुन सकता हूँ? मैं दरमियान में कहीं गुजरा वाला लाहौर में रहता हूँ। कैसे सुन सकता हूँ? लैंडलाइन फोन है मेरा, फोन तार से किसी खंबे से कनेक्टेड है, उस खंबे से आगे तार, इधर देख लो पहले। थ्रू तार ही सारा कनेक्ट। मैं यहाँ दरमियान में कहीं पे भी कुंडा डालूंगा, तार डालूंगा, रिसीवर लगाऊंगा, और ये मैं उनकी बात सुन सकता हूँ। बिजली में नहीं कुंडा डाला जाता, ये मैं उसकी बात सुन सकता हूँ। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम, कोई और तरीका है? फिर नई टेक्नोलॉजी आई, तार का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। अब तो सिग्नल्स जा रहे हैं। अब तो वो जो सिग्नल है, वो तो इस पूरे एरिया में से गुजर के जा रहे हैं। तो कोई भी बंदा अगर वहां मौजूद है इस एरिया के अंदर, वो बात सुन सकता है कि नहीं सुन सकता? मैंने फोन पे कॉल की है, और साथ मैंने कॉल जिसको कर रहा हूँ वो रहता है कराची में। रास्ते में जितने लोग आ रहे हैं मेरी बात सुन सकते हैं। सुनते क्यों नहीं है फिर? क्योंकि मेरी जो कॉल का सिग्नल ट्रैवल करता है वो एक खास फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल करता है। और फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे आगे जाके। इंसान सिर्फ 20 से लेके 20,000 किलो, 20 किलो हर्ट्ज तक की आवाज सुन सकता है। इसके दरमियान, इसके अलावा ना 20 से नीचे सुन सकता है, ना 20,000 से, 20,000 से ऊपर कहाँ तक जा सकती है? मिलियंस तक फ्रीक्वेंसी जा सकती है। फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा सकती है? तो आपस में तय कर लेते हैं किस फ्रीक्वेंसी पे काम करना है। यहाँ तक समझ आ गई मेरी बात? यहाँ तक बात समझ आ गई? ये भी जो डेटा जाता है, आपको पता ना, ये तार के जरिए, पहले सिर्फ तारों के जरिए ये इंटरनेट जाता था। आज भी वो तारें इस्तेमाल होती हैं। कहाँ पे? वो वेल मछली नहीं काट जाती तार, तारें आज भी इस्तेमाल। लेकिन अब क्या हुआ, तार जहां तक आती है वहां एक राउटर लगाते हैं। मैंने इधर इंटरनेट जो लगाया वो कहीं से तार के जरिए ही आ रहा है। दरमियान में एक राउटर लगाया है जिसने उसको वाईफाई को सबके लिए अवेलेबल किया हुआ। समझ आई है कि कैसे इंटरसेप्ट हो सकता है? वो कर, क्या नहीं समझ आया अभी? सुना ही नहीं सर, मैं जोन आउट हो गया था। देखा है? आप लोगों को समझ आई डाटा कैसे इंटरसेप्ट हो सकता है रास्ते में? आपका ध्यान ही नहीं था फिर से। फिर आप कहीं और अपने इसमें। मैंने कहा जी, डेटा जब जाता है कहीं किसी खास फ्रीक्वेंसी पे जाता है डेटा, कोई भी उस फ्रीक्वेंसी को अगर लॉग इन करता है, कोई भी अपने रेडियो को उस फ्रीक्वेंसी पे सेट करेगा तो उसको वो डेटा रिसीव हो जाएगा। जी, वॉकी टॉकी में भी इसी तरह होता है। वॉकी टॉकी जो सस्ते मिलते हैं उनकी रेंज नहीं होती इतनी ज्यादा कि वो उस फ्रीक्वेंसी को कैच कर सके। इसीलिए जब जहाज पे आप चढ़ते हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं बोला, जहाज स्टार्ट जी, चलने लगा जी, क्या करें सब लोग? अपना फोन को एयरप्लेन मोड पे कर ले। क्यों? ताकि सिग्नल्स ना आपके इंटरसेप्ट करें हमारे सिग्नल्स। मैं इधर टावर को कह रहा हूँ मेडे मेडे, आप उधर से, आपके घर से फोन आ रहा हो, डबल रोटी अंडे ले आना। टावर में क्या चल रहा हो, मेडे मेडे के बाद क्या आवाज है? डबल रोटी अंडे ले आओ। उनको क्या पता जहाज क्रैश होने लगा? ये एक मसला है ना। इसी तरह डेटा इंटर, अब डेटा इंटरसेप्शन हर वक्त पॉसिबल है। डेटा इंटरसेप्शन हर वक्त, तो अगर कोई बंदा भी बाई चांस भी उस फ्रीक्वेंसी को लोड कर लेता है अपने फोन में, वो उसकी कॉल सुन सकता है। और अगर आपने नहीं वो टाइम देखा, जब आप लोग बहुत छोटे थे, भी पैदाइश के मराहिल में थे, यानी कि आप महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के थे, उस दौरान में मोबाइल जब ज्यादा आम हो रहा था और अभी बटनों वाला फोन इन था, ऐसा अक्सर हो जाता था, मैंने किसी को कॉल की है, नंबर कोई और मिला है, कॉल किसी, फोन उठाया किसी और ने, उसको नंबर बताओ, कहता है ये नंबर ही नहीं है। फिर कॉल चल रही है, कॉल चलती, कॉल में दरमियान में कोई और बोलने लग जाता था। फिर ऐसा है बेल हो रही है, दरमियान में कोई और बोलने लग गया। वो फ्रीक्वेंसीज आपस में इंटर,
क्योंकि प्लेन टेक्स्ट चल रहा होता था। क्या चल रहा होता था? फिर आ गया HTTPS। यहां सिर्फ क्या होता था, पासवर्ड प्रोटेक्शन हो सकती थी। फिर आ गया HTTPS। अब इसने इंक्रिप्शन स्टार्ट कर दी है। क्या कर दी है? अब अगर डेटा किसी के मोबाइल में आ भी जाता है, रीडेबल नहीं होता, तो मोबाइल पे शो ही नहीं होता को फाइल आई है। जब तक फाइल आएगी, रीडेबल नहीं होगी, मोबाइल शो नहीं करेगा कि मैंने फाइल डाउनलोड कर ली है। यहाँ तक वो मसला। सो ये कौन सी, ये SSL और TLS इंक्रिप्शन यूज करते हैं। इनको कहते हैं, इनका फुल फॉर्म देख ले, सिक्योर सॉकेट्स लेयर और ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी। डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज हैं, इंक्रिप्शन है। आप आगे साइबर सिक्योरिटी में पढ़ना चाहेंगे तो आप इसकी मजीद तफसीलात पढ़ सके। साइफर टेक्स्ट में ये कन्वर्ट कर देता है डेटा को, तो किसी के कंप्यूटर पे वो डेटा आ भी जाए, कंप्यूटर उसको शो नहीं कर पाता। यहाँ तक को प्रॉब्लम। ये टॉपिक क्लियर? मैंने आपको कहा था बुक आज लेके आनी, लाए हैं? बुक होनी चाहिए। अब यहाँ से आगे ये चैप्टर हमारा बुक से चलेगा, ठीक है? ये नोट्स कंप्लीट करके ना, अब आए थे कुकीज की तरफ। कुकीज क्या होते हैं? मैट्रिक्स फिल्म किसी ने देखी है? कुकीज ही कहा मैंने, फूकीज नहीं कहा, कुकीज कहा है। मैट्रिक्स फिल्म देखी है किसी ने? आपने देखी है नहीं मैट्रिक्स? पहली वाली जो थी। नहीं देखी? किसी ने भी नहीं देखी? आपने देखी पहली वाली? जब पहली दफा वो ओरेकल से मिलता है तो ओरेकल क्या करती है? उसको कहती है हैव अ कुकी। वो इसी कुकीज की बात हो रही होती है। कुकीज एक वर्ड रख लिया उन्होंने, किस लिए? देखिए, मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, सपोज, कैसे मैं कैम्ब्रिज की वेबसाइट खोलता हूँ, और कैम्ब्रिज की वेबसाइट, सॉरी, ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट खोलता हूँ। ब्रिटिश काउंसिल की जो वेबसाइट है ना बेटे, उस वेबसाइट पे बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल। आइट्स के सारे टेस्ट वहां के होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों, कई तरह। सिर्फ वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को नहीं डील करता, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को डील करते हैं, वो पियर्सन एंड एक्सेल के बोर्ड को डील करते हैं। मैंने प्रिंट की कमांड दी थी, आया नहीं प्रिंट अभी तक आपके लिए? अच्छा, जाके फाद भाई से लेना, अभी मैं दे चुका हूँ। पियर्सन एंड एक्सेल के बोर्ड को, काफी सारे को डील करते हैं। मैंने पहली दफा वेबसाइट खोली तो मैंने CIEs का, उसने कहा डू यू एग्री टू एक्सेप्ट कुकीज। मैं कहा जी ओके, आई एक्सेप्ट कुकीज। अब मैंने जब कुकीज एक्सेप्ट कर लिए तो मैंने जाके किया ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट से कैमरेज का इम्तिहान देने के लिए अप्लाई कर दी। दूसरी दफा वेबसाइट खोली, अब नहीं वो पूछेगा डू यू एक्सेप्ट, क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्टेंस दे दी है। वो मेरी अब यूजेबिलिटी को चेक करते रहते हैं, रिकॉर्ड एक लॉग फाइल बनाते हैं। ये आता है वेबसाइट पे तो यूज क्या करता है हमारी वेबसाइट का। इससे क्या होगा? जब तीसरी दफा मैं जाऊंगा, वो डायरेक्ट ही मुझे कहाँ लीड करेगा? कैमरे के इम्तिहान। क्यों? इससे यूजर का इंटरनेट से इस्तेमाल आसान हो गया। देखो, मैंने एक ऐड बनाई है उस बच्चे के लिए जो प्री ओ लेवल करना चाहता है। एक ऐड बनाई है उस बच्चे के लिए जो O लेवल करना चाहता है। एक ऐड बनाई है उस बच्चे के लिए जो A लेवल करना चाहता है। एक ऐड बनाई है उस बच्चे के लिए जो कहता है सिर्फ पढ़ना ही सर उसामा से, जो मर्जी पढ़ाते हो। एक ऐड बनाई है जो उस बच्चे के लिए बनाई है जो ऑनलाइन पढ़ना चाहता है। मैंने 6 7 8 किस्म की एड्स बनाई है। सारी सबको नजर आनी चाहिए भला, टारगेट होना चाहिए ना। तो क्या होगा? मेरा जो, जब किसी के आप कुकीज एक्सेप्ट करते हैं, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, करके देखिए। इंस्टाग्राम यूज करते हैं ना, कभी कभी ऐड आती है बीच में, स्टोरी स्क्रॉल करते जाए ऐड आएगी। आप किसी एक ऐड पे शॉप नाउ पे क्लिक कर दें या रीड मोर पे क्लिक करते हैं। सॉरी, नहीं, आपको पता ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। आप किसी एक ऐड को क्लिक कर दें, आप किसी एक ऐड को क्लिक कर दें, कोई भी, किसी भी रिलेटेड, किसी कोई ऐड आपके पास फर्स्ट आती है ना, जो, मेरी बात सुन लो, अपनी फजूल बकवास बाद में कर लेना। कोई ऐड को आप क्लिक करके ओपन कर लें, फिर फजूल बकवास शुरू कर दो। नहीं करो जो भी कह रहे हो। आप किसी एक ऐड को ओपन कर लें। सपोज करते हैं वो ऐड थी स्टेशनरी की। किसकी ऐड थी? आपने ओपन कर ली, कुछ नहीं खरीदना, बस शॉप नाउ, बाय नाउ, या रीड मोर, लर्न मोर, या चैट विद अस, किसी जो भी बटन उन्होंने दिया हुआ, जो भी इसको कहते हैं CTA, कॉल टू एक्शन, उसको क्लिक किया आपने, फौरन ही बंद करना है। इंस्टाग्राम ने पता क्या रीड किया है? कि इस वक्त आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब उसके बाद वेरी नेक्स्ट 4 और 5 स्टोरीज उसी में होंगी, मुख्तलिफ सेलर्स की।
कुकीज का असल काम ये है कि यूजर के साथ यूजेबिलिटी इंप्रूव की जाए। आप जाते हैं एक वेबसाइट पे और आप जाके देखते हैं कराची का यहाँ से बाय एयर कितना फेयर है। बाय एयर ट्रेवल करना है, आपने कुकीज एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो उसको ऑलरेडी पता है कि आप कराची की फ्लाइट चाहते हैं, आपने टिकट नहीं खरीदी, चले गए। 2 दिन बाद दोबारा उस वेबसाइट पे आए, टिकट खरीदना भूल गए थे, दोबारा वेबसाइट पे आए टिकट खरीदने के लिए, अब आपको वो रेट ही कुछ और दिखाएगा। नए मोबाइल से किसी और कंप्यूटर से उसी टाइम पे कराची का फेयर दूंगे, आपको कोई और किराया दिखाएगा। उसी वेबसाइट पे आप अपनी तमाम हिस्ट्री एंड कुकीज एंड डेटा डिलीट करके दोबारा ओपन करें वो वेबसाइट, आपको कुछ और रेट दिखाएगी। अब आ जाते हैं टीमों वाली बात। आप पहली दफा वेबसाइट पे जाएंगे, आपको रेट्स कुछ और मिलेंगे। दूसरी दफा जाएंगे, रेट्स कुछ और मिलेंगे। और आपको मजे की बात बताऊं, टीमू वाले आपको प्रोडक्ट बेचना ही नहीं चाहते। लेट मी रीफ्रेज, वो आपको प्रोडक्ट बेच के मुनाफा कमाना ही नहीं चाहते। डोंट वांट टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम यू। क्यों? आप सोचिए, एक चीज है वो है 50 रुपए की, आपको टीमू से मिल रही। क्या वो 50 रुपए की पिंडी इस्लामाबाद से भी मिलती हो ना, तो 150 रुपया तो डिलीवरी के चार्जेस है। आपको वो चीज वो इंडिया से या पाकिस्तान चाइना से या कराची से के किसी कॉर्नर से या अमेरिका से कैसे हम 50 रुपए वाली चीज 50 रुपए में दे रहे हैं? इसका मतलब उन्हें तो लॉस हो रहा है इसमें। 500 वाली चीज लगा लें, 5,000 वाली लगा लें, उन्हें क्या हो रहा है इसमें? लॉस हो रहा है। लेकिन जब आप वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप उसको अपना नाम बताते हैं कि नहीं बताते? क्या आप उस पर अपना नंबर फिल करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप उस पर अपना एड्रेस लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? क्या उसको आपके इंटरेस्ट पता लग जाते हैं कि नहीं पता लग जाते? तो आपको क्या लगता है वो डेटा वो डिलीट कर देते हैं साथ में? वो तो उनको पास सेव है। अब उनके पास लाखों ऐसे लोगों का डेटा आ गया जो पाकिस्तान में पिंडी शहर में फलां इलाके में रहते हैं। अब एक कंपनी है जो पिंडी के इलाके को टारगेट करके कोई ऐड चलाना चाहती है, वो डेटा कहाँ से लेगी? और वो डेटा बेच के पैसे कमाएंगे। समझ आ गया कुकीज का कॉन्सेप्ट शुरू कहाँ से हुआ था? कि हम यूजर का जो यूजर की यूजेबिलिटी है उसको इंप्रूव करना चाहते हैं। हम यूजर की यूजेबिलिटी इंप्रूव करना चाहते हैं कि यूजर का हमें पहले ही पता हो वो किस किस्म की चीजें यूज करना चाहते हैं, उसको डायरेक्ट हम उधर ही लीड करें। कम क्लिक्स करने पड़े, डायरेक्ट वो कैमरे के इम्तिहान पे चला जाए। लेकिन अल्टीमेटली नतीजा क्या निकला? आप उसकी लॉग फाइल बना के उसको किस तरह से कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। Cookies are small pieces of data a web server sends to the user's web browser and are stored on other users' computers. देखा, स्मॉल पीसेस ऑफ डेटा। पर्पस क्या है? प्राइमरीली यूज किया था स्टेटफुल इंफॉर्मेशन, आपको आपकी इंटेंशन के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिलती है। सेशन मैनेजमेंट, याद रहे आप पहले क्या कर रहे थे इसमें। पर्सनलाइजेशन, आपके मुताबिक इस वेबसाइट अपना डेटा लोड करना शुरू कर दो, ट्रैक हो जाए आपका बिहेवियर। एक एप्लीकेशन को क्या जरूरत है बाकी एप्स के आपके बिहेवियर को ट्रैक करने की? पता लग जाता है आप क्या कर। आपने इंस्टाग्राम पे एक ऐड खोली है, सेम ऐड अब गूगल पे भी आपको नजर आएगी। क्योंकि गूगल ने भी आपसे एग्रीमेंट लिया हुआ था कि आप एग्री करते हैं हमारी डेटा सर्विस, आपने कहा था हाँ, तो गूगल क्या कर रहा है? अब बाहर कुछ लीगल रेमेडीज की वजह से क्या होना शुरू हो गया है, अब आप आस्क ऐप नॉट टू ट्रैक की ऑप्शन आ जाती है। आस्क ऐप नॉट टू। अब आ जाते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट की तरफ, ब्लॉकचेन, डिजिटल करेंसी एंड बिटकॉइन। ब्लॉकचेन, डिजिटल करेंसी एंड व्हाट इज दिस बिटकॉइन? क्रिप्टो करेंसी किस किस को आता है? कौन कौन आप में से क्रिप्टो में पैसे लगा चुका है पहले? आपने भी लगाए हैं? कितने? 5,000? हम्म। आपने नहीं खरीदे कभी? आपने खरीदे हैं, बेचे भी हैं, पैसे को कमाए भी हैं, को 500-700 रुपया कमाया। कितने पैसे? 1 to 5 उसमें से निकाला है? हाँ नहीं, उसमें से 70 निकाली है, बाकी ऊपर वाले 55 रुपए पूरा 1 to 5 उसी में से निकले। कितने कमाए हैं? 4,000 कमाया उसमें से। कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी? डॉलर खरीद के बेचते रहते हो तो क्रिप्टो करेंसी ना हुई ना? फॉरेक्स ट्रेडिंग की छोड़ दी फिर? करते हो अभी भी? तो छोड़ दो, जरा पढ़ाई पे ध्यान दो। नहीं छोड़ी होगी, नहीं तो उसके टेस्ट का रिजल्ट कुछ सही है तो। यार जी, इंटरचेंजेबली चेंज होता रहता है आपस में। मुझे आपको भी पता है, जी बताएं।
क्या होती है क्रिप्टो करेंसी? जी बेटा, डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दो अल्फाज, पहली लाइन में ये लिखा हुआ है कि आईजीसीएससी वाले दोनों वर्ड्स को यूज कर लेते हैं। वो इसको अलग अलग नहीं समझते, हैं दोनों अलग, हैं दोनों। मिसाल के तौर पे पिछले दिनों एक चीज कॉन्सेप्ट चला था एनएफटीज का। उधर एनएफटी क्या होते हैं? एनएफटीज, हाँ। अब बता वो क्या थे, अब वो है, फर्क हो गया ना। लेकिन वो भी एक डिजिटल करेंसी है, वो भी एक डिजिटल, लेकिन वो क्रिप्टो करेंसी। लेकिन हमारे यहाँ क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को फिलहाल एक ही समझे, बेस सेम है। क्या होता है, हम इतना सारा ये जो डेटा यूज कर रहे हैं, ये डेटा कहीं तो स्टोर है ना क्लाउड में, कहीं से तो स्पेस आ रही है ना, कि नहीं आ रही? वो जो डेटा है क्लाउड में, वो कहीं से तो जगह ले रहा है ना। अब एप्पल के आई क्लाउड पे जितना भी आपका डेटा है, वो एप्पल के जो सर्वर है वहां पे स्टोर्ड है। गूगल वाला गूगल के सर्वर्स पे स्टोर्ड है। नेटफ्लिक्स ने भी क्या सर्वर रखे हुए हैं? नहीं। नेटफ्लिक्स वाले क्या करते हैं, वो डेटा सारा स्टोर करते हैं गूगल से, सर्वर्स उन्होंने हायर किए हुए हैं, गूगल के पास एक्स्ट्रा सर्वर्स। क्या सारा डेटा ऐसे ही किसी एक ही जगह? नहीं पुत्र। एक बंदे ने क्या किया, उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा ये डेटा अगर एक ही जगह पड़ा है ना, वहां से तो चोरी हो सकता है। और वो डेटा वो कंट्रोल करते हैं। अगर मेरा कोई डेटा गूगल के सर्वर में पड़ा है, तो वो गूगल उसको इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं कर सकता? मेरे पैसे, अगर अगर मेरा फिजिकली गोल्ड पड़ा हुआ है कहाँ पे, बैंक के वॉल्ट में, तो मेरे कंट्रोल में है कि बैंक के कंट्रोल में? कहने को ऑन पेपर मेरे कंट्रोल में है, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है उस पैसे को? मेरा बैंक में पैसा बैंक कंट्रोल कर रहा है, मैं तो नहीं कंट्रोल। बैंक पता नहीं किसको उधार पे क्या करी जा रहा है, क्या नहीं कर रहा। मेरे पैसे जो बैंक में पड़े हुए हैं, मेरे बैंक में फर्ज करें 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मैंने 4-6 महीने उसको इस्तेमाल नहीं करना, वो लगता है बैंक ने कहीं चाबी लाख में रखा हुआ है। वो 2 लाख बैंक 10 दफा किसी को उधार दे चुका हुआ, उसमें इंटरेस्ट कमा चुका हुआ। तो वो कौन उसको कंट्रोल कर रहा है? इसलिए दुनिया में स्ट्रांग कौन हुए? बैंकिंग सेक्टर। कौन स्ट्रांग हुआ? कौन स्ट्रांग हुआ? आईएमएफ इसलिए बड़ा ताकतवर हुआ। इसने कहा ऐसा नहीं होगा कि कहीं सेंटर, कहीं कोई एक सेंटर होगा, अगर डिसेंट्रलाइज करेंगे हम अपने क्लाउड को, इस क्लाउड को नहीं, आई क्लाउड को नहीं, ड्राइव को नहीं, जनरली। उसने कहा आपको जब भी, जैसे वो आपको याद है ना, मैंने बताया था कि हम मूवी डाउनलोड टोरेंट से, तो टोरेंट कई जगह से वो डाउनलोड कर रहा होता है, बिट्स एंड पीसेस, और आप सिस्टम पे लाके उसको जोड़ रहा होता है। तो डिसेंट्रलाइज करें। डिसेंट्रलाइज करने के लिए मुझे मुख्तलिफ जगह पे जगह चाहिए, कोई ना कोई स्पेस मिलेगी तो कहीं मैं कोई डाटा रखूंगा अपना। तो इससे कॉन्सेप्ट हुआ डेटा माइनिंग का। किसका कॉन्सेप्ट हुआ? आप ढूंढते थे जगह, कहाँ देखिए मेरा सिस्टम है मेरे पास, ये मेरे फोन में, मेरा फोन है जी 128 GB है मेरा ख्याल फोन। मैं उसमें से 100 GB फर्ज करो यूज कर रहा हूँ, ऊपर वाला 28 GB कहीं इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर मैं उस वो जो ऊपर वाला 28 GB है उसको फॉर रेंट छोड़ दूं, तो यार कोई भी बंदा इसमें अपना डेटा रखा करे, जाया करे, ले जाया करे, आता जाए, फ्री स्पेस, एयरबीएनबी वाला कॉन्सेप्ट चला दूं उस 28 GB पे। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? नहीं पॉसिबल। मैं जनरली कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मेरे फोन में ऐसा होगा। मैं जनरली कॉन्सेप्ट, क्यों नहीं हो सकता भाई? मेरा इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं फोन। तो किसी ने जो एक फाइल, एक बंदा है उसने कहीं फाइल भेजनी है, उसने कहीं फाइल अमेरिका भेजनी है, कहाँ भेजनी है फाइल? अमेरिका एक डेटा भेजना है, 10 GB की उसने फाइल भेजनी है, उसके लिए उसको प्रोसेसिंग स्पीड चाहिए, रैम वाली स्पीड चाहिए। उसके सिस्टम में रैम इतनी लगी नहीं, प्रोसेसिंग स्पीड उसको आई चाहिए, नहीं से आ पा रहा। तो आपको पता ना, एयर ड्रॉप के जरिए मेरे पास सेंड हो सकता है, वाईफाई से सेम से कनेक्टेड है, तो डेटा मेरे मेरे डेटा फोन की स्पेस यूज हो सकती है, कनेक्ट हो सकता है ना ये। हम दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड हो तो डेटा शेयरिंग पॉसिबल हो जाती है ना। तो वो आधा डेटा अपनी फाइल से भेजता रहे, आधा मेरे फोन से भेजता रहे, उसकी स्पीड डबल होगी कि नहीं? ऐसे डेटा बहुत कुछ हो सकता है। तो इसीलिए हर कोई थोड़ी बिटकॉइन बना रहा है, हर कोई थोड़ी डेटा माइनिंग कर रहा है। इसीलिए स्टार्ट ऐसे हो, इसीलिए एक डिफिकल्ट टास्क, इसीलिए एक डिफिकल्ट। मैं आपको विजुअलाइजेशन दे रहा हूँ कि ये हुआ क्या है। डिसेंट्रलाइज्ड एक उन्होंने इकोनॉमी क्रिएट कर दी। क्या क्रिएट कर दी? उसका नाम कॉइन रख दिया। क्या रख दिया? जैसे आम जुबान में नाम है शेयर, कंपनी है, कंपनी की ओनरशिप डिसेंट्रलाइज होगी। या तू क्यों कल्ला है मालक रवे जी? हर बंदे को चांस मिलना चाहिए। शेयर्स कर दिए, आप ज्यादा जो जो जितना मर्जी शेयर खरीदता जाए, उस हिसाब से नफा कमाता जाए। उन्होंने इसको जो डेटा माइनिंग है इसको भी डिसेंट्रलाइज
कौन सा डेटा, कौन सा सर्वर कैसे कब कैसे यूज हो रहा है, किसकी स्पेस में कौन सा डेटा पढ़ा जा रहा है, ऐसी कोई बात है डिसेंट्रलाइज। हो सकता है एक ही डेटा की छह छह कॉपियां मुख्तलिफ जगह पे पड़ी हो, एक जगह से डिलीट कर भी दें कहीं और से निकल आएगा। इसको उन्होंने नाम दे दिया डिजिटल कॉइन का। किसका नाम दे दिया? और डिजिटल कॉइन से वो कहां पे चलेगी बात? बिटकॉइन कहां चलेगी? जब इसकी खरीदो फरोख्त शुरू हो गई, जब बेटे शेयर खरीदे जाते हैं तो एक्चुअल तो कोई चीज ओनरशिप खरीदी जाती है। आपको पता है डेट बिकता है। मैंने एक बंदे से लेना है 1 करोड़ रुपया, मैं नहीं ले पा रहा। ऐसे बंदे होते हैं बाजार में, कहते हैं हाँ भाई 80 लाख में देना है। वो क्या करते हैं, मुझे 80 लाख देंगे, मेरा खाता क्लियर, उससे 1 करोड़ पूरा ले लेंगे। मैं नहीं ले पा रहा, बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं पैसे, हाँ 70 में लेना है। ऐसे डेट बिकते हैं बड़ी बड़ी मार्केटों में, बैंकिंग सेक्टर में बिकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का काम करने वाली कंपनियां जो होती है ना, स्पेशली वो जो क्या कहते हैं उनको, यार वो जो बहुत बड़े पैसों का काम करते हैं, उस कंपनी को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है उस सेक्टर का? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, वो यही काम करते हैं, डेट खरीद लेते हैं लोगों का। अब इसी तरह जब ये एक सर्विस अवेलेबल हो गई, तो लोगों ने इसको सेल, जैसे एनएफटी सेल होना शुरू हुए थे। एनएफटी में तो एक चीज होती थी, एनएफटी में भी क्या सेल होता था, एक पिक्चर होती थी, ओनरशिप राइट आपको मिल जाता था। इसमें बाकायदा एनएफटी पिक्चर जी थी क्या थी, और डिजिटल चीज ही थी ना, एक डिजिटल प्रोडक्ट ही थी ना। यहाँ पर भी डिजिटल माइनिंग जब स्टार्ट हुई तो आहिस्ता आहिस्ता उसका नाम क्या पड़ गया? बिटकॉइन। क्या नाम पड़ गया? और फिर उसके बाद लोगों ने बड़े कॉइन्स बनाए, डॉज कॉइन थे, फलाना कॉइन थे, टमकाना कॉइन थे, पता नहीं कौन कौन, उमर कॉइन भी बन जाएगा। उमर कॉइन बनेगा, कॉइन नहीं बनेगा। डिसेंट्रलाइज है जी, हमने इसकी क्या पढ़नी है, ये सारी बातें थी आपको सिर्फ अटैच करने के लिए, इसके साथ एंगेज करने के लिए। असल चीजें जो हमें पता होनी चाहिए क्या है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, कोई बंदा इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। कोई बंदा इसको कंट्रोल, आई क्लाउड डिसेंट्रलाइज्ड है कि सेंट्रलाइज्ड है? आई क्लाउड सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है? सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि आईफोन वाले उसको, एप्पल वाले उसको कंट्रोल करते हैं। ड्राइव डिसेंट्रलाइज्ड है कि सेंट्रलाइज्ड है? जो गूगल ड्राइव है वो सेंट्रलाइज्ड है कि डिसेंट्रलाइज्ड है? सेंट्रलाइज्ड है, क्योंकि गूगल उसको कंट्रोल करता है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। फिर अनलाइक ट्रेडिशनल मनी कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, इसको क्रिप्टो करेंसी को कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं है। ये मैनेज्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कंप्यूटर्स हैं जी। नोड्स उनको कहते हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड है, किसी को नहीं पता कितने केड़ा डेटा पे है। वोलाटाइल है, वोलाटाइल का क्या मतलब है? इसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ मार्केट की सप्लाई पे और डिमांड पे बेस्ड है। का आजकल बिटकॉइन की डिमांड थोड़ी नीचे आई हुई है क्या? ब्रेक पे जाना है, पहले ये काम पूरा कर लें। और तीसरी चीज क्रिप्टोग्राफी है, एडवांस मिट पुत्र इधर देखो, इतने एडवांस क्रिप्टोग्राफी इसके अंदर हुई हुई है वो कर कि इसको कोई भी रीड, तो पता नहीं कौन कौन सा सर्वर इस्तेमाल हो रहा है जिसमें डेटा माइनिंग हो रही है, किस सर्वर में क्या डेटा पड़ा ये भी किसी को, क्योंकि एडवांस क्रिप्टोग्राफी चल रही। इसीलिए जब आप बिटकॉइन की माइनिंग करते होते थे तो क्या होता था, बड़ी महंगी बिजली खर्च के कई कई घंटे आपके सर्वर्स ऑन रहते थे, और आज भी ऑन है। अब इसके कोई पता नहीं इसके क्रैश होने, और कहीं कोई सिस्टम क्रैश करेगा भी तो उसका डेटा सबसे पहले वही वहां, उसके डेटा की ऑलरेडी छह छह कॉपियां बनी हुई हैं, उसका डेटा ऑलरेडी जहां पड़ा हुआ है वहां से बाकी जगहों पर एक एक्स्ट्रा कॉपी बनानी शुरू कर देगा। यही होती है ना कि आप सर्वर और स्पेस ढूंढते हैं मजीद, कि जहां पर मजीद डेटा आ सकता है। बिटकॉइन वालों ने सिर्फ ये किया कि उन्होंने एक लिमिट लगा दी, कैप लगा दिया कि बिटकॉइन इससे ज्यादा नहीं होंगे, यानी टोटल शेयर्स, टोटल अमाउंट ऑफ अवेलेबल स्पेस, इससे ज्यादा नहीं हम बढ़ने देंगे इतनी, इसलिए उसका रेट बहुत ऊपर चला गया। आजकल फिर मैंने सुना थोड़ा कम हुआ हुआ है, बोले कल परसों। अब इसमें थोड़ी सी अभी इसका बबल फटेगा, एक दफा पहले बबल फटा था इसका, बहुत ऊपर चला गया था, इतना नहीं जितना अब गया हुआ है, फिर बिल्कुल डाउन हो गया था। अब फिर जाएगा, अभी थोड़े दिन थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, वर्ल्ड इकोनॉमी के जो हालात चल रहे हैं, मेरा ख्याल है अगले साल जाके नवंबर दिसंबर में बिल्कुल एक दफा डाउन हो जाएगा, फिर आगे जाके 30 वाली सर्कल में फिर ऊपर, क्योंकि अभी साइकिल ऐसा चल रहा है ना हमारा। आजकल थोड़ा सा डाउन हुआ है। हो रही है ना माइनिंग अभी भी, डिफरेंट कॉइन्स की नई नई करेंसीज बनी, लेकिन पहले वाली जो बन जाती है ना बेटे, फिर उसका एक चार्म होता है ना एक, वो लिमिटेड भी है। जी पहले ऐसे ही होता था बेटे।